हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 31st ऑफ जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। सो व्हाट हैपेंड, कल जम्मू एंड कश्मीर में दो एनकाउंटर्स इंसिडेंट हुए जिसमें 5 मिलिटेंट्स की डेथ हो गई। एंड दीज 5 मिलिटेंट्स आर बिलोंग टू दी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया गवर्नमेंट उसको ऑलरेडी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, दैट इज जैश ए मोहम्मद, जिसको हम बोल सकते हैं आर्मी ऑफ मोहम्मद, क्योंकि इट्स एन अरबिक टर्म। उसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इट्स एन आर्मी। जैश मतलब इट्स एन आर्मी, आर्मी ऑफ मोहम्मद। सो अगर देखा जाए जैश ए मोहम्मद के बारे में, तो जैश ए मोहम्मद जो है वो एक तो पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसकी आइडियोलॉजी है कि कश्मीर को वो पाकिस्तान में इंडक्ट करा दे। सो जैश ए मोहम्मद वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2000, 2000 में बना था, है ना। और फिर 2002 से ये मिलिटेंट्स वाले एक्ट करने लगा। अब जैश ए मोहम्मद के बहुत वैसे वैसे इंसिडेंट भी रहे, लाइक आपका पुलवामा में जो अटैक हुआ था वो जैश ए मोहम्मद के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। सो इसका फाउंडर जो है इट्स मौलाना मसूर अहमद, जो कि आपके हाफिज सैयद, लश्कर ए तैयबा सुना होगा, लश्कर ए तैयबा के जो फाउंडर है हाफिज सैयद, उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। सो इस मौलाना मंसूर जो है उन्होंने फाउंड किया था जैसे मोहम्मद, एंड इंडिया ने उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है। एंड जैसे मोहम्मद जो है वो इट्स अ देवबंदी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक बिलीव एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजीज पे बिलीव करता है, एंड देयर एम इज टू इंक्लूड कश्मीर इनटू दी पाकिस्तान। ओके, ये इनकी आइडियोलॉजी है। और हुआ क्या, जब 5 मिलिटेंट्स की डेथ हुई, उनमें से एक पर्सन की जो डेथ हुई है ना, वो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर का ही रेसिडेंट था। एंड पुलिस के एनकाउंटर में उसकी डेथ हो गई, और द ओनर जो उस घर का है जहां रुका हुआ था, उसका बेटा था वो। सो एनकाउंटर में उसकी भी डेथ हुई, क्योंकि हमारे फोर्सेस ने उसको मना किया कि भैया आप सरेंडर कर दो, बट ही डिडंट सरेंडर, एंड ही ओपन फायर्ड ऑन दी फोर्सेस, जिसके काउंटर में फोर्सेस को अटैक करना पड़ा। एंड जिसके चलते एनकाउंटर में जो जिस घर में मिलिटेंट्स रुके हुए थे उसके ओनर के बच्चे की भी डेथ हो गई। अब देखा जाए तो डेथ हो गई, बट उसके फैमिली मेंबर्स और उसके ब्रदर के ऊपर, फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग हिज फादर, मदर, हिज ब्रदर, उनके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगेंगे। तो वी नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट यूएपीए इज। सो यूएपीए स्टैंड फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि बना था इन द ईयर 1967। ओके, 1967 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, यूएपीए एक्ट बना हुआ था। एंड इसका जो सिंपल सा काम था वो यही था कि टेररिस्ट एक्ट को रोकना। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट एक्ट करती है तो उस पर बैन लगाना, उस टेरर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को पनिशमेंट देना। ठीक है, एंड मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर द यूएपीए इज आपका डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट, ये मैक्सिमम पनिशमेंट है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये लाइमलाइट में जो आया ना यूएपीए, वो 2019 में आया था। क्यों? क्योंकि 2019 में अमेंडमेंट आया था अंडर द यूएपीए एक्ट 1967, एंड द अमेंडमेंट सेज, 2019 amendment says that now under this act the central government has the power to designate any individual as a terrorist। पहले क्या था, पहले आप ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते थे, बट किसी एक इंडिविजुअल को आप टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। लेकिन बाय द अमेंडमेंट in the UAPA Act 1967 in the year 2019, now central government has the power to declare any individual as a terrorist organization. If I'm saying any individual, it means that individual has done terrorist act। अब इसको लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी है, यूएपीए में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको लेकर बहुत डिबेट्स भी होती हैं, बहुत डिबेट्स देखी होंगी आपने। एंड अब प्रॉब्लम्स ये है कि जब हम यूएन के इंटरनेशनल लॉ की बात करें, तो इंटरनेशनल लॉ में टेररिस्ट एक्ट का जो डेफिनेशन है वो ये बोलता है कि उनका जो द एक्ट शुड बी डेडली, है ना। दूसरा जो पॉइंट है टेररिस्ट एक्ट का अंडर द इंटरनेशनल लॉ, दैट इज कि उन्होंने फियर क्रिएट कर दिया एक कम्युनिटी के माइंड में, लोगों के माइंड में एक फियर क्रिएट किया उनकी एक्ट की वजह से। थर्ड पॉइंट अंडर द डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट इन द इंटरनेशनल लॉ, दैट इज
कि वो एक आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हो, एक आइडियोलॉजी को फेवर करते हो। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट्स होने चाहिए एक टेररिस्ट एक्ट को, एक टेररिस्ट एक्ट डिफाइंड होने में अंडर द इंटरनेशनल लॉ। बट जब हम यूएपीए की बात करें तो यूएपीए इज अ डोमेस्टिक लॉ, सो इट्स अ नेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ तो है नहीं। उसके अंदर यह दिया हुआ है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्सन के साथ, किसी पर्सन को मार देती है या इंजर्ड कर देती है या फिर प्रॉपर्टी को डैमेज करती है, तो वो टेररिस्ट एक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो तभी हमने देखा है ना कि इंडिया में यूएपीए बहुत लोगों के ऊपर लग जाता है, उनके ऊपर ये लग जाता है भाई आपने प्रॉपर्टी को डैमेज किया तो आपके टेररिस्ट एक्ट किया। तो ये एक बहुत डिबेट, एक बोन ऑफ कंटेंशन है इंटरनेशनल लॉ और इंडिया में जो यूएपीए के अंदर डेफिनेशन है टेररिस्ट एक्ट की, उसमें फ्रिक्शन की वजह से कि मिसयूज बहुत होता है। और दूसरा जो है पॉइंट है यूएपीए का बहुत बड़ा काउंटर किया जाता है, दैट इज कि ये फेडरलिज्म को ब्रीच करता है। कैसे? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करता है ना। तो अब देखा जाए तो पब्लिक ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना किसी स्टेट में, वो स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट पुलिस देखेगी, है ना। बट यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर डायरेक्शन दे रहा है लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर पर या एक्ट ऑफ टेररिज्म पर, तो ये फेडरलिज्म का ब्रीच है। ठीक है, ये चीज बताएगी। और भी अदर बोन ऑफ कंटेंशन भी है। द बोन ऑफ कंटेंशन इज ऑल्सो अबाउट दी कि बेल आप नहीं ले सकते अगर चार्जशीट फाइल हो गई है यूएपीए के अंडर तो आपको बेल मिलना मुश्किल हो जाती है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है कि बेल इज दी राइट, और आप बेल नहीं दे रहे हो, अगर आपके ऊपर यूएपीए चार्ज लग गया तो आपका राइट ब्रीच हो रहा है। तो ये 3 मेजर इश्यूज हैं यूएपीए को लेकर जिसमें बहुत सारी डिबेट्स होती रहती हैं। बाकी यही न्यूज थी कि पुलवामा में 5 मिलिटेंट्स की डेथ हुई। दे बिलोंग टू दी जैश ए मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये है क्या? देखो ईपीएफओ की बात करें तो इट्स अबाउट दी प्रोविडेंट फंड। अगर तुमने सुना होगा, जब किसी का रिटायरमेंट होने वाला होता है ना तो वो पूछते नहीं किसी से भाई आपका प्रोविडेंट फंड में कितना अमाउंट बचा हुआ है। सो व्हाट हैपन, जब आप सर्विस स्टार्ट करते हो तो आपका कुछ अमाउंट डिडक्ट किया जाता है आपकी सैलरी से, और एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है फॉर योर फ्यूचर आफ्टर द रिटायरमेंट, है ना। जैसे कि आपकी सैलरी अगर 50,000 है तो उसका 10% या 5% डिडक्ट होता है, मतलब 10% लेके चलते हो 5,000 डिडक्ट होगा, 5,000 एम्प्लॉयर के अकाउंट से डिडक्ट होगा जिसके आप काम कर रहे होगे। जैसे मान के चले आप ओएनजीसी में काम कर रहे होगे तो ओएनजीसी भी 5,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करेगी और अभी आपकी सैलरी से भी 5,000 कॉन्ट्रीब्यूट होगा, तो टोटल 10,000 रुपीज की सेविंग की जाएगी आपके ईपीएफओ में, जो कि आपके रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। बाकी आप बीच में निकाल सकते हो बट मिनिमम क्वालिफिकेशन, कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस होती हैं, जैसे कि आपकी 10 साल के ऊपर या 5 साल के ऊपर सर्विस पूरी हो चुकी हो तब आप अमाउंट निकाल सकते हो। दैट शुड बी हाफ, आधा ही अमाउंट निकालोगे, पूरा अमाउंट इकट्ठा निकाल भी नहीं सकते आप। इवन आफ्टर रिटायरमेंट आप पूरा नहीं निकाल सकते। आपको आधा अमाउंट मिलता है, आधा अमाउंट फिर आपको पेंशन के फॉर्म में दिया जाता है। ओके, अब ईपीएफओ की बात करें तो ईपीएफओ के पास फंड आता है। अब फंड एक ऑर्गेनाइजेशन के पास आता है ना, जैसे कि मनु मिश्रा है तो मनु मिश्रा इज एन एम्प्लॉय ऑफ ओएनजीसी, तो मनु मिश्रा का ईपीएफओ अकाउंट बना हुआ है कहां पर? ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन के पास है। अब वो ईपीएफओ के पास पैसा पड़ा हुआ है, अब वो पैसे करे क्या? क्योंकि मनु मिश्रा तो अभी 25 ईयर्स का है, मनु मिश्रा रिटायर होने में भी बहुत टाइम है ना, 35 ईयर्स है। अब क्या किया जाए? तो ईपीएफओ क्या करता है, मनु मिश्रा के अमाउंट जो आ रहा है उसको इन्वेस्ट करता है। और अभी होने क्या लगा कि अभी शेयर मार्केट बहुत बूम कर रहा है, जिसको हम जो फाइनेंशियल, जो जिनको फाइनेंशियल टर्म्स पता होते हैं, जिनको फाइनेंशियल नॉलेज होती है, वो इक्विटी मार्केट बोलते हैं। इक्विटी मार्केट में बहुत बूम आ रहा है, शेयर्स बहुत बढ़ रहे हैं। देखा हो बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो कि 1,000 गुना बढ़ गए, 100 गुना बढ़ गए, है ना। तो अब ये भी इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में अगर पैसा आप लगा रहे हो तो दैट्स ऑल्सो इन्वेस्टमेंट, बट एक वोटिलिटी रहती है, एक क्योंकि डायनेमिक रहता है स्टॉक मार्केट, कभी बढ़ जाए कभी गिर जाए। तो एक ईपीएफओ को डर भी है कि अगर हम जो पैसा लगा रहे हैं, हमारे पास अराउंड, कल रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीज ईपीएफओ ने इक्विटी मार्केट में लगाया। अब वो अमाउंट सही जगह लग रहा है नहीं लग रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, तो इसी के चलते ईपीएफओ ने क्या किया, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर
अपॉइंट कर दिया, जिसका काम यही होगा कि जहां जहां ईपीएफओ पैसा लगाता जा रहा है उसको ऑडिट करना, कहीं उसका मिसयूज तो नहीं किया जा रहा उस अमाउंट का, या फिर उसको ट्रैक करना कि हमारे फंड सही तरीके से और जो भी मैनेजर्स हैं जो कि फंड को बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं उनको ट्रैक करना। मूविंग फर्दर, सिटी न्यूज नहीं पढ़नी है। सो हमने एक दिन न्यूज पढ़ी थी कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्टैच्यू, सिटिंग स्टैच्यू ऑफ एन ऑफ एनी सेंट, जो कि अभी तेलंगाना में बनी है, एंड इट्स डेडिकेटेड टू बेसिकली वैष्णवियत सेंट रामानुजाचार्य जी। उनके 1000th बर्थ एनिवर्सरी पर नरेंद्र मोदी उस स्टैच्यू का इनॉग्रेशन करेंगे, एंड उस स्टैच्यू का जो नाम रखा है इट्स स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, वैष्णवियत से हमने पढ़ा भी था, एक बार याद करो, स्टैच्यू भी की फोटो भी आई थी। तो उसको इनॉग्रेट करने वाले हैं ऑन दी 5th of February. Moving further, so again on the state news, so what happened? So हुआ क्या, कल 30th January is the डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। इस दिन ही उनका असैसिनेशन हुआ था 30th जनवरी को, एंड उसके चलते गवर्नर जो है वेस्ट बंगाल के, जगदीप धनकर, उन्होंने होमेज पे किया था, ट्रिब्यूट पे किया था महात्मा गांधी को। एंड उस ट्रिब्यूट में जो उन्होंने स्पीच दी, उस स्पीच में उन्होंने बोला कि हम बात करें तो ममता गवर्नमेंट जो चल रही है वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी गवर्नमेंट जो है, टीएमसी गवर्नमेंट है, वो बहुत ज्यादा वायलेंस फैला रही है, बहुत ज्यादा मेरे ऊपर एलिगेशन लगाई जा रही है, लोगों के राइट्स ब्रीच किए जा रहे हैं। तो देखा जाए तो अभी भी जगदीप धनकर जो है और गवर्नमेंट के बीच में डायरेक्टली एक तरीके से काउंटर चल रहा है, एक दूसरे की वो बेसिकली बुराइयां करते हैं। ममता गवर्नमेंट का भी बोलते हैं भाई गवर्नर जो है वो हमारे राइट्स को ब्रीच करते हैं, हमारी पावर को ब्रीच करते हैं। कभी जगदीप धनकर बोलते हैं कि भाई ममता बनर्जी जो है वायलेंट है। अच्छा, ये इरप्शन जो हुआ वो इस इलेक्शन के बाद हुआ, जो आपका 2021 में इलेक्शन हुए थे वेस्ट बंगाल में, जिसमें टीएमसी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी। तो उसी चीज को लेकर बताया जा रहा है कि एक क्लैश है, और गवर्नर जो है, इसमें बहुत सारे एडिटोरियल्स बने थे, बहुत सारे ओपिनियंस भी आए थे। गवर्नर्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर ही रहना चाहिए। हाँ, वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं, बट उनको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेट असाइड करके जो उनका काम है कॉन्स्टिट्यूशनली वो फॉलो करना चाहिए। ये सारी बात है। Moving further, Silver Line project. So Silver Line project is the project of the Kerala state government, and it's basically the project is about the कि ये केरला के नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट्स को कनेक्ट करेगा रेलवे लाइन के थ्रू, एंड इट मींस कासरगोड डिस्ट्रिक्ट एंड त्रिवेंद्रपुरम डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करने वाला है रेलवे लाइन, रेलवे के लाइन के थ्रू, है ना। एंड अराउंड 4 घंटे का जो टाइम है वो रिड्यूस कर देगा ट्रेवल का, अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो। जब इस प्रोजेक्ट को पब्लिक लाया गया, कि भाई पब्लिक का ओपिनियन मांगा गया कि भैया बताओ कि ये प्रोजेक्ट सही है कि नहीं, तो सर्वे में पता लगा कि 75% ऑफ द पॉपुलेशन हैज सेड दैट सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट शुड नॉट बी स्टार्टेड। द रीजन बीइंग इज क्योंकि इसमें पैसा वेस्ट होगा। उनका यही कहना है कि सिंपल सी बात, आप जो एग्जिस्टिंग ट्रेन हैं उनकी स्पीड को गेन अप करो। इतना पैसा आप लगाओगे, अराउंड 3000 करोड़ रुपीस आप लगाने वाले हो इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि और भी चीजों में लगाया जा सकता है। और भी प्रॉब्लम्स है केरला में। केरला में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बेसिकली आती है, उसकी डैम्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स बेसिकली फ्लड्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। वहीं अराउंड देखा जाए तो 20% ऑफ द पॉपुलेशन, 20% ऑफ द रिस्पॉन्डेंट सेज के project should be started, but around 4.3% of the population says we are neutral, करना है करो, नहीं करना है मत करो। Moving further, so yes, so migratory birds find winter homage in West Bengal. So हुआ क्या, देखना। अभी migratory birds इंडिया में आते क्यों है? Because of the change in the seasons, या change in the climate, we can say that, not season तो डे टू डे चेंज होता रहता है, change in the climate। देखो, अगर हम बात करें चाइना की, अभी प्रेजेंट में इन दिस मंथ, है ना, इस मंथ की हम बात करें, जनवरी, दिसंबर, फरवरी की हम बात करते हैं, तो सेंट्रल एशिया हो गया, चाइना हो गया, वहां पर भी बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है ना। आपका साइबेरिया रीजन हो गया, मतलब रशिया वाला रीजन जो हो गया, जो बहुत वहां पर -50 डिग्री चला जाता है। तो वहां पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, और अभी देखा जाए तो अभी विंटर पड़ रही है, और
अगर हम देखें तो अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो और ज्यादा जो टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा। तो माइग्रेटरी वर्ड्स जो जो बर्ड्स हैं, वहां की वर्ड्स जो हैं, चाइना की, सेंट्रल एशिया की, रशिया की, साइबेरियन रीजन्स की, वहां पर वो लोग इतना विंटर झेल नहीं पाते, तो उन वर्ड्स को माइग्रेट होना पड़ता है। सो दे माइग्रेट ऑन दी लैंड जहां पर टेम्परेचर उनके हिसाब से नॉर्मल हो। देखा जाए तो इंडिया में ठंड पड़ रही है, बट कंपैरेटिवली टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना एंड टू दी साइबेरियन रीजन बिल्कुल ठंड नहीं है ना। अपन है तो पॉजिटिव पॉजिटिव डिग्री में ना, नेगेटिव में तो नहीं है, लेकिन वहां नेगेटिव में चला जाता है। तो वो वर्ड्स के लिए बहुत इंपैक्ट पड़ता है, तो वर्ड्स माइग्रेट करती हैं। तो बहुत सारी माइग्रेटरी वर्ड्स क्या होती हैं, इंडिया में आती हैं। हमने देखा चिल्का लेक में बहुत सारी माइग्रेटरी वर्ड्स आती हैं, तो इसीलिए माइग्रेटरी वर्ड्स आती है। और ये सर्कल जो चलता रहता है, फर्स्ट डे कम टू चिल्का लेक, फिर उसके बाद मूव ऑन करती हैं। जब यहाँ जहाँ ठंड पड़ती है तो वो थोड़ा सा और साउथ में जाती हैं, आपका अफ्रीकन नेशंस में जाती हैं। उसके बाद फिर वो मूव कर जाती है, एक सर्कल बनाती हैं प्रॉपर। फिर उनको लगता है कि वहां ज्यादा गर्मी पड़ गई, फिर वो जब समर सीजन आता है, फिर वो मूव करती हैं टुवर्ड्स दी चाइना, सेंट्रल एशिया एंड टू द साइबेरियन रीजन, जहां नॉर्मलाइज एक तरीके से विंटर हो जाता है उनके बॉडी के लिए। तो हुआ क्या, वेस्ट बंगाल में एक जगह है, एंड द नेम ऑफ दैट प्लेस इज बनकुर। और बनकुर के पास बहुत सारी रिवर्स है, सुंदरबंस की रिवर है, एंड संत्रगाछी झील भी है। सो संत्रगाछी झील, इट्स अ इट्स अ इट्स अ इट्स अ इट्स अ लेक, एंड इट्स कम अंडर दी कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बहुत बड़ा लेक है, इंडिया का लार्जेस्ट लेक तो नहीं बट बड़ा लेक है, कलकत्ता के अंदर बहुत बड़ा लेक है। एंड उधर उस वो एरिया जो है ना, वो एरिड रीजन है। एरिड रीजन का मतलब ड्राई है, ड्राई एरिया है, वहाँ बारिश इतनी ज्यादा नहीं होती। बट बिकॉज ऑफ द रिवर्स ऑफ द सुंदरबंस एंड बिकॉज ऑफ द संतरागाछी रिवर, संतरागाछी झील, वहां पर थोड़ा सा पानी है, जिसके चलते बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड जो है वो आती जा रही हैं। ठीक है, तो कुछ तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बर्ड्स थी वो मिली, और बहुत सारी जो बर्ड्स हैं माइग्रेटरी हैं। तो अराउंड 133 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स स्पॉट की गई अराउंड इन एंड अराउंड 20 वाटर बॉडीज में। ओके, तो यही बताया गया स्पीसीज जैसे कि हो गया लेसर विस्लिंग डक। लेसर विस्लिंग डक डक जैसी ही होती है, बट ब्राउनिश होती है। अगर हम डक देखा होगा तो व्हाइटिश होती है, व्हाइट कलर की होती है। बट लेसर विस्लिंग डक जो है ब्राउन कलर की होती है। देन आपका पॉचार्ड मिला है। अब पॉचार्ड क्या है, तो पॉचार्ड भी डक की तरह दिखती है, बट डक की नेक होती है ना, गर्दन होती है। बट पॉचार्ड अगर देखोगे ना तो एक छोटे साइज में होती है, एंड उसकी गर्दन नहीं होती। ठीक है, ये पॉचार्ड होते हैं। ओके, फिर आपका वैक टेल्स होती है। तो वैक टेल्स इज लाइक एन स्पैरो। अब वो व्हाइट, ब्लैक एंड ब्राउन तीनों कलर का मिक्सचर होता है। ठीक है, तीन कलर्स होते हैं। अगर स्पैरो के शेप में आपको दिख जाए कोई बर्ड, तो वो वैक टेल्स होती है। तो ये टाइप ऑफ स्पीशीज बर्ड्स की मिल रही है। मूविंग फर्दर, सो वी मूव टू द एडिटोरियल पेज। तो आज के हम पेपर की बात करें तो आज हमारे तीन एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, इट्स अबाउट द लिमिट्स ऑफ पावर, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। द सेकंड वन, इट्स अबाउट द म्यांमार के इशू के बारे में, क्योंकि 1 फरवरी को एक साल कंप्लीट हो जाएगा मिलिट्री कू को लेकर, इसको अपन डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड वन, इट्स अबाउट द लेटर टू द फाइनेंस मिनिस्टर अबाउट द कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। चलो, सो फर्स्ट विल डिस्कस द लिमिट्स ऑफ पावर। देखो, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, एंड द वर्डिक्ट इज अबाउट कि जो 12 बीजेपी लेजिस्लेटर्स को महाराष्ट्र असेंबली में सस्पेंड किया गया था फॉर द 1 ईयर, उसको इलीगल और इरैशनल डिक्लेयर किया गया है ना। एंड दे हैव लेट डाउन कि भाई डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो सेशन के बियॉन्ड एक्सीड नहीं हो सकता। मतलब अगर किसी लेजिस्लेटर ने कुछ रकस क्रिएट कर रहा है या ऐसा एक्ट कर रहा है जिसके चलते सेशन स्टार्ट नहीं हो सकता, तो आप मैक्स टू मैक्स एक सेशन के लिए उसको सस्पेंड कर सकते हो, ना कि उससे ज्यादा। यह चीज बताई गई। ओके, अब आगे ऑथर ने आगे चीज बताई कि देखो, जब सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग की थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवी काउंसिल की रूलिंग्स को भी बहुत सारा साइट किया। प्रिवी काउंसिल की हम बात करें तो बिफोर इंडिपेंडेंस भी रूलिंग जो होती थी, और आपका ब्रिटिश की जो रूलिंग्स है उसको भी साइड किया गया उस जजमेंट पे। एंड दे हैव ओनली असर्टेड दैट कि जो हाउस की पावर होती है टू सस्पेंड अ मेंबर, वो सेल्फ प्रोटेक्टिव होनी चाहिए, है ना कि प्यूनिटिव कैरेक्टर। सेल्फ प्रोटेक्टिव मतलब कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, हमें पनिशमेंट नहीं देनी किसी को। अगर आप हाउस के पास अगर पावर है सस्पेंड करने की, तो पावर ऑफ द सस्पेंशन शुड बी प्रोटेक्टिव।
कि उन्हें हाउस के टाइम को बचाना है, ना कि उसने ये एक्ट किया उसको हम पनिशमेंट देंगे, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज बताएगी। देन उन्होंने ये बताया गया कि देखो जब भी हम बात करते हैं सस्पेंशन की, तो मैक्स टू मैक्स सस्पेंशन जो है वो आप एक सेशन तक दे सकते हो। ठीक है, सेशन के बियॉन्ड अगर आप सस्पेंशन करते हो उस पर्सन का, उस लेजिस्लेटर का, तो भाई वो इलीगल कहलाएगा। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि जब हम लॉजिकली बात करते हैं ना, तो वो रकस फैलाता है एक दिन में, उसी दिन, तो आप उस दिन के लिए सस्पेंड करो। लेकिन उसके बाद भी अगर वो रकस फैलाता है तो मैक्स टू मैक्स आप एक सेशन के लिए सस्पेंड करोगे, इससे ज्यादा सस्पेंड आप नहीं करने वाले। सिंपल सी बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बोला गया। अब ये चीज बताएगी। देन उन्होंने बोला, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। फिर यहाँ पर जो उन्होंने बात की गई ना, वो उन्होंने अपने जो ऑलरेडी डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट ने टर्म किया था कि सस्पेंशन इज इवन वर्स देन द एक्सपल्शन, क्योंकि एक्सपल्शन में 6 महीने के अंदर बाई इलेक्शंस हो जाते हैं और उस कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है विद इन आफ्टर दी 6 मंथ्स। बट सस्पेंशन जो 1 साल का हुआ, अब उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं रहा, तो सस्पेंशन ऑफ 1 ईयर इज इवन वर्स देन द एक्सपल्शन। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी और इस चीज को यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया। देन फिर उन्होंने बताया कि देखो जब स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था, स्टेट गवर्नमेंट ने फिर इस जजमेंट के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट भी दिया। उन्होंने बोला कि देखो हाउस ने जो स्टेप लिया ना, वो इसी वजह से स्टेप लिया कि हम लोग एक प्रॉपर डिसिप्लिनरी ऑर्डर मेंटेन कर सके हाउस के अंदर। ठीक है, और फिर उन्होंने बोला कि रूल 53 ऑफ द असेंबली सेज कि स्पीकर जो है वो अप्रोच कर सकता है, कोई भी स्टेप ले सकता है अगर कोई डिसऑर्डरली कंडक्ट करता है, एंड दे विल नेम मेंबर्स, और उसको उस दिन के लिए हाउस से निकाल देगा। अगर वो रिपीटेटिव ये एक्ट करता है, कंडक्ट करता है, तो रेस्ट ऑफ द सेशन के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये चीज बोली गई, ये चीज रूल 53 में लिखा गया, ये इवन द कोर्ट हैज सेड। बट स्टेट गवर्नमेंट ने इसका आर्गुमेंट किया एंड दे हैव सेड कि भाई स्पीकर ऑफ द हाउस या स्पीकर ऑफ द असेंबली इन दिस केस, उनके पास इनहेरेंट पावर होती है कि वो ऑर्डरली फंक्शनिंग के लिए, ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ द असेंबली के लिए, टू इंश्योर दैट वो लोग कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। बट इसमें कोर्ट ने रूल आउट किया था कि देखो ऐसी कोई रूल तो है नहीं, अगर ये इन द एब्सेंस ऑफ, ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि आप इनहेरेंट पावर आप परमानेंटली 1 साल के लिए सस्पेंड कर दो, तो इसके लिए आप सेम सेशन तक ही आपकी पावर जो है वो लिमिट रहेगी, उसको आप ब्रीच नहीं कर सकते। ये चीज यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में अपनी सिंपल सी बात बोल दी थी। ठीक है, तो ये पढ़ना जरूर, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, थोड़ा लीगल भी है, मजा आएगा। चलो, नाउ वी मूव टू द सेकंड एडिटोरियल दैट्स अबाउट द ईयर ऑन फ्रॉम म्यांमार एनस हॉरिबल्स। अब ये एनस हॉरिबल्स का मतलब जो होता है अ ईयर ऑफ डिजास्टर, अ ईयर ऑफ मिसफॉर्च्यून आल्सो, मतलब एक साल जो डिजास्टर्स रहा, तो यही चीज बताया गया म्यांमार के डिजास्टर्स रहा। देखो हुआ क्या, देखा जाए तो 1 फरवरी को मिलिट्री ने पावर सीज करी थी, लास्ट ईयर 2021 में मिलिट्री ने पावर सीज कर दी थी फ्रॉम दी आपका जो हाइब्रिड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही थी, मतलब मिलिट्री की भी कुछ कुछ पावर थी, कुछ राइट्स थे मिलिट्री के भी इस गवर्नमेंट के अंडर, एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी चल रही थी। ठीक है, लेकिन ये डेकेड लॉन्ग, मतलब 10 साल पुरानी जो एक्सपेरिमेंट था विद द हाइब्रिड डेमोक्रेसी, वो एबरेटली वायलेंस और ऑपरेशन और इंस्टेबिलिटी में कंक्लूड हुआ, क्योंकि भाई मिलिट्री coup के बाद कितना वायलेंस हुआ। अब देखा जाए इंटरनल सीन क्या चल रहा है, तो ऑथर ने यहां पर थोड़ा सा डिवाइड कर रखा है। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले यहां पर डिस्कस किया म्यांमार के बारे में, फिर एशियान के रोल के बारे में, भाई एशियान का रोल क्या है, फिर एशियन के अलावा और अदर कंट्रीज, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज, चाइना, रशिया, इनका क्या रोल है, फिर लास्ट में उन्होंने इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात की गई। चलो, तो फर्स्ट विल डिस्कस ही इंटरनल सीन। देखा जाए तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरनल सीन है क्या। तो इंटरनल सीन में हम बात करें तो इंटरनल सीन में जो अपोजिशन है, जो कि ब्रीफ कर रही है, जो चाह रही है कि मिलिट्री को हट जाए, मिलिट्री को के अगेंस्ट में खड़ी हुई है, उन्होंने बोल दिया कि हम लोग मास क्लैपिंग करेंगे। एंड मास क्लैपिंग रिप्रेजेंट्स कि हम लोग कितने फ्रस्ट्रेट हैं अबाउट दी जो सिचुएशन चल रही है मिलिट्री को इन दी कंट्री ऑफ म्यांमार, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। अब वो फ्रस्ट्रेटेड इस वजह से भी है क्योंकि देखा जाए तो जो उनको मेन लीडर थी दाव आन सान सू की, उनको अरेस्ट कर लिया गया, केस फाइल हुआ, 3 केस फाइल हुए, जजमेंट सुनाया गया और उनको 8 साल की इंप्रिजनमेंट हो गई। वो उससे फ्रस्ट्रेटेड है। अब देखा जाए तो उनके अलावा कोई और इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक लीडर नहीं बचा है, कुछ डेमोक्रेटिक लीडर, बट उनसे ज्यादा जो जनता है, पीपल है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रही, उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही।
ठीक है। तो जिसके चलते अपोजिशन भी है ना वो डाइवर्ट हो चुकी है बहुत सारे विंग्स में। कुछ लोग उनकी अलग आइडियोलॉजी बना रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग रास्ता अपना रहे हैं। जैसे कि इंडिया की इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में हुआ था, जैसे महात्मा गांधी का अपना अलग रूट था, सुभाष चंद्र बोस का अलग रूट था, भगत सिंह का अलग रूट था। लेकिन अगर ये सब लोग मिलके आ जाते, सब लोग इकट्ठे हो जाते, कांग्रेस एंड अदर विंग्स ऑल्सो, तो फिर सक्सेसफुल रहता। इंडिया इंडिया को इंडिपेंडेंस इतने इतने देर मिलती नहीं, जल्दी मिल जाती। तो यही चीज अभी म्यांमार में हो रही है, जिसके रिटेलिएशन में अराउंड 1500 लोगों की डेथ हो चुकी है, अराउंड 12,000 लोगों को इंप्रिजनमेंट हो चुका है विद इन दिस 1 ईयर, है ना। और ये टिल 27 जनवरी 2022 तक की रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स, असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ये बताया गया। और इसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्या? देर आर एक्सोडस ऑफ रेफ्यूजीज, है ना। बहुत सारे पीपल हैं जो रेफ्यूजी लेना चाह रहे हैं, और सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है इंडिया के ऊपर पड़ रहा है। इंडिया के एक स्टेट मिजोरम के ऊपर पड़ रहा है। अराउंड 15,000 पीपल आर डिमांडिंग फॉर रेफ्यूजीज इन द कंट्री ऑफ इंडिया, इन द स्टेट ऑफ मिजोरम। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और एक देखा जाए तो एक पैरेलल गवर्नमेंट भी फॉर्म हो चुकी है, दैट इज नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, जो मिलिट्री कू के अगेंस्ट में थी। बट मिलिट्री कू गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। और जैसे ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, उसके बाद बहुत सारे जो गवर्नमेंट चला रहे थे वो खुद इस गवर्नमेंट से बाहर हो गए, है ना। भाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो गया, अगर आप इसके अंदर काम करते हो टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिए जाओगे, आपको डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। तो ये चीज हटा दी गई। इवन दी वर्ल्ड बैंक, अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने बोल दिया था कि अभी जो इंस्टेबिलिटी है म्यांमार में, और इंस्टेबिलिटी है इकोनॉमी में म्यांमार की, उन्होंने इसको टर्म दिया था क्रिटिकल वीक। मतलब क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और पैंडेमिक ने और ज्यादा पुश कर दिया इस इकोनॉमिक वर्सेस इकोनॉमिक सिचुएशन को। फिर ऑथर डिस्कस करते हैं एशियान रोल के बारे में। उन्होंने बोला जब एशियान आया तो एशियान ने कोशिश करी मीडिएट करने की मिलिट्री और दाओ आन सान सूकी के बीच में, और उन्होंने परसुएट किया था जो मिलिट्री लीडर हैं म्यांमार के, कि भैया आप ऐसा करो, आप 5 पॉइंट कंसेंसस एक्सेप्ट कर लो। एंड 5 पॉइंट कंसेंसस को अगर हम समरी में समझें तो इट्स अबाउट दी, क्या वायलेंस नहीं करोगे, वायलेंस को रोक लगाओगे, नेशनल डायलॉग करोगे, एंड मीडिएशन करोगे, मीडिएशन एफर्ट्स स्टार्ट करोगे विद द एशियन। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। बट जो फॉरेन मिनिस्टर हैं म्यांमार के इन दी मिलिट्री को गवर्नमेंट, उन्होंने इस चीज का अपोज किया। उसके बाद से जो म्यांमार है वो 5 पॉइंट कंसेंसस पे नहीं मान रही, जिसके चलते देखा जाए तो एशियान भी 2 ग्रुप पे डिवाइड हो गया। एक ग्रुप बना कंबोडिया, जो कि कंबोडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि अभी एशियान के चेयरमैन है, करंट चेयरमैन है, उन्होंने बोला कि हम डिप्लोमैटिक रिलेशंस बनाना स्टार्ट करेंगे अपने म्यांमार के साथ। लेकिन इंडोनेशिया ने बोला नहीं, हम लोग म्यांमार के साथ बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना नहीं रखना चाहते, क्योंकि भाई म्यांमार जो है वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, एंड वी वांट डेमोक्रेसी इन दी म्यांमार। वहां पर लोगों के राइट्स ब्रीच हो रहे हैं। तो एक 2 डिवीजन हो गया एशियान के अंडर ही। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अदर प्लेयर्स की बात करें, अब अदर प्लेयर्स की हम बात करते हैं तो भाई यूके और यूएसए जो है ना, स्पेशली यूएसए, वो हमेशा से अपना फ्लैग लेके आता है कि भाई हम डेमोक्रेसी सेटअप करेंगे, डेमोक्रेसी सेटअप करेंगे। और जहां पर भी वो जाता है ना, ऑन दिस ऑन दिस ऑन दिस प्रिंसिपल कि हम लोग डेमोक्रेसी सेटअप करने जाने वाले हैं, वहां वो फेल रहा है, कभी सक्सेसफुल नहीं रहा। आप कहीं का भी एग्जाम्पल ले लो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल भाई अफगानिस्तान का ले लो, वहां डेमोक्रेटिक सेटअप कभी गवर्नमेंट हो ही नहीं पाई, हुई लेकिन वहां चले गए, उसके फिर तालिबान गवर्नमेंट आ गई, तो डेमोक्रेसी सेटअप हो ही नहीं पाई वहां पर। तो कभी सक्सेसफुल नहीं रही। वेस्टर्न पॉलिसी है टू प्रमोट, जिसका इनका काम है टू प्रमोट डेमोक्रेसी एंड टू इम्पोज सैंक्शंस अगेंस्ट द मिलिट्री, वो कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। और उसने कुछ मिनिमम रिजल्ट ही प्रोड्यूस किए, सक्सेसफुल रिजल्ट प्रोड्यूस किए नहीं। और देखा जाए चाइना जो है, रशिया बल्कि मिलिट्री को सपोर्ट कर रहा है, उसको बहुत फेवर कर रहा है। लेकिन ऑथर का कहना है कि देखो रशिया तो सिर्फ एक तरीके से पपेट है अभी, लेकिन जो रियल कंट्री है जो कि मिलिट्री को सपोर्ट कर रही है वो है चाइना। चाइना ने बहुत ज्यादा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है, मिलिट्री कू के जो ऑफिशियल्स हैं, उनको बहुत सपोर्ट किया, उनको उनकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट दिया, है ना। तो यही ऑथर का कहना है कि चाइना जो है बहुत पार्टनरशिप कर रहा है, आपका क्लोज पार्टनरशिप में आ गया है म्यांमार के, और स्पेसिफिकली इन दी बाय दी स्पेसिफिकली विद दी मिलिट्री गवर्नमेंट। अब इंडिया की बात करें, इंडिया की पॉलिसी क्या है? देखो, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड, एंड वो चाहता है कि भाई जो उसके फेलो कंट्रीज भी हों, जो उसके फ्रेंड नेशंस हो, वो
डेमोक्रेसी करें। बट वो कभी फ्लैग लेके नहीं जाता यूएस की तरह कि हम लोग वहां डेमोक्रेसी सेटअप करेंगे तभी हम लोग अच्छे रिलेशन रखने वाले हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया का हमेशा से रहा है पॉइंट कि हम लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बने रहे। इवन यदि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को लेकर भी उसके वही पॉइंट है। इवन दो तालिबान आ गया कि भाई हम अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए, सिविलियन गवर्नमेंट आ जाए, चाहे तालिबान का रूल रहे, हम लोग की अच्छे रिलेशन होने चाहिए। और अभी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो है हर्षवर्धन श्रृंगला, वो विजिट किए थे, उन्होंने इंटरेक्शन किया। उन्होंने फिर इंटरेक्शन के साथ उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि हमें दाऊ आन सान सूकी से मिलना है, जो कि भी प्रिजन में है। बट उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने बोला नहीं, हम मिलने नहीं देंगे। इसके बिसाइड्स में न्यू दिल्ली ने म्यांमार का हेल्प करी, म्यांमार को 1 मिलियन डोजेस प्रोवाइड किए मेड इन इंडिया वैक्सीन के थ्रू। एंड उसके साथ साथ उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड करी है टू दी म्यांमार। और उन्होंने बोला है, इंडिया ने बोला है कि भाई जो मास इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज आ रही हैं इंडिया के स्टेट में, मिजोरम में, उसको आप कम करो। इंसर्जेंट ग्रुप्स की जो कैपेसिटीज हैं उनको रिड्यूस करो। तो देखा जाए तो इंडिया ने 2 ट्रैक पॉलिसी अपना रखी है कि वो डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट अभी ऑपरेशन में है उसके साथ भी वो कॉर्डियल रिलेशंस बना के रखेगा, है ना। तो अब फाइनली ऑथर ने यही बोला है कि जब हम दाऊ आंसान सूकी की बात करते हैं, उनके पास अभी 3 ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस आर कि भाई वो लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट में रहें, फॉरेन एग्जाइल कर लें, या फिर वो पॉलिटिक्स से सस्पेंड हो जाए, मतलब पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाए। ये 3 चीजें उनके पास अभी ऑप्शंस बचे हुए हैं। और ऑथर का ये कहना है कि लास्ट ऑप्शन जो है वो सबसे अभी वाइबल ऑप्शन दिख रहा है। मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट द फॉर फाइनेंस मिनिस्टर टू नोट। देखो अब यहां पर हुआ क्या, अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई 2022 में, एंड दैट्स अबाउट द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट है। उसे बताया गया कि इंडिया जो है वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल नेशन। कैसे? क्योंकि उन्होंने बोला कि इंडिया में बॉटम 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, उसका जो एवरेज इनकम है वो है 53,610 रुपीज एनुअली। वहीं टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन अर्न करती है 20 टाइम्स ज्यादा, मतलब अराउंड, देखा जाए 20 टाइम्स ज्यादा का मतलब 10 लाख रुपए एनुअली। ठीक है। वहीं फिर बताया कि टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन एंड टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन होल्ड अराउंड 57% ऑफ द वेल्थ, मतलब टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया होल्ड करती है 57% ऑफ द वेल्थ, और वहीं टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया होल्ड्स अराउंड 22% ऑफ द वेल्थ, और वहीं जो बॉटम 50 है वो सिर्फ 13% ऑफ द वेल्थ होल्ड करती है। सो ये बताता है कि कैसे हम लोग एक अनइक्वल, हम लोग के इंडिया में कैसे अनइक्वालिटी है, हमारे नेशन में कैसे अनइक्वालिटी है। उन्होंने बोला कि अब देखा जाए तो ये चीज ना, बिल्कुल हम लोग जब वेस्टर्न इंपीरियलिज्म में थे, मतलब जब हम लोग कॉलोनी थे, तब ये सिचुएशन बनी हुई थी, और वही एग्जिस्टिंग सिचुएशन अब बनी हुई है। लेकिन अभी वेस्टर्न इंपीरियल या वेस्टर्न कंट्री की जगह अभी रिच लोग हैं जो पुअर लोगों के ऊपर या मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर रूल कर रहे हैं। और ऑथर ने बोला कि जब हम पैंडेमिक की बात करें, इस पैंडेमिक में हमारे नेशंस तो रिच हो गए, बट हमारी गवर्नमेंट बहुत पुअर हो गई। और इसी चीज के लिए इस चीज के लिए उन्होंने जो एक तरीके से ब्लेम किया है, वो ब्लेम किया है टैक्स एग्जेम्पशन को। कि भाई गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉर्पोरेट टैक्स एग्जेम्पशन बहुत देना स्टार्ट कर दिया, बहुत देना स्टार्ट कर दिया, इवन डिडक्शन भी बहुत ज्यादा देना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते जो सबसे बड़ा एरिया था गवर्नमेंट के पास पैसा कमाने का, कॉर्पोरेट टैक्स, वो उनके पास बचा ही नहीं। और देखा जाए तो इनकम टैक्स ज्यादा है एज कंपैरिजन टू दी कॉर्पोरेट टैक्स। तो बहुत सारे बड़े बड़े जो लोग हैं, उन लोगों ने क्या कर दिया, उन लोगों ने अब इंडिविजुअल की जो इनकम है और जो एसेट्स हैं उसको प्राइवेट ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो जिसके चलते टैक्स भी उनके ऊपर कम लगता है। जैसे कि वॉलमार्ट, उन्होंने एग्जांपल दिया वॉलमार्ट का। जैसे वॉलमार्ट काम करती है, वॉल्टन्स फैमिली जो है, वॉल्टन्स फैमिली ने क्या किया, एक ट्रस्ट बना दिया, प्राइवेट ट्रस्ट बना दिया, और जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी कैपिटल्स हैं, वो सब उस ट्रस्ट के नाम पे है। तो भाई कॉर्पोरेट टैक्स कम लगता है और इंडिविजुअल टैक्स या इनकम टैक्स ज्यादा लगता है। तो ऐसे बहुत सारे इंडिया में फैमिलीज हैं, बिजनेस फैमिलीज हैं, जो कि ये काम कर रही हैं, प्राइवेट ट्रस्ट में कन्वर्ट कर देती हैं, तो लूप होल्स निकाल रही हैं टैक्स में। फिर ऑथर ने यही बोला है कि नाउ इट्स अ टाइम टू ब्रिंग द ग्लोबल मिनिमम टैक्स। और ग्लोबल मिनिमम टैक्स पे जो बात हुई थी, रेट फिक्स किए गए थे 15%, 15% नहीं बल्कि 25%। मिनिमम जो होना चाहिए कॉर्पोरेट टैक्स वो 25% होना चाहिए, ग्लोबल टैक्स।
ठीक है, ये चीज उन्होंने बोला, क्योंकि अगर 15% रखते हैं तो इंडिया को कोई फायदा होने वाला नहीं है, जैसा भी चल रहा है वैसे ही चलेगा, जीरो पैसा मिलेगा कॉर्पोरेट टैक्स में। ओके, पढ़ना जरूर, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, और हम लोग ग्लोबल मिनिमम टैक्स पे बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। सो रीड इट, और दो यहाँ कोट्स दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, रीड इट। सो द फर्स्ट कोट, इट्स अबाउट दी पॉवर्टी जो है, अ, उसको अक्नॉलेज करना, इट्स नॉट अ डिसग्रेस थिंग, बट उसको हटाने के लिए कोई अटेम्प्ट ना करना, इट्स अ डिस्ग्रेस थिंग। फिर उन्होंने एक चीज बोली थी कि भाई इक्विटी और इनकम टैक्स जो है एक दूसरे के स्ट्रेंजर्स तो हो सकते हैं, बट दे आर नॉट द एनिमीज ऑफ ईच अदर, ये चीज उन्होंने बोली थी। सो रीड इट, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, कल हुआ क्या, नॉट यस्टरडे, डे फॉर यस्टरडे, ऑन सैटरडे, सो व्हाट हैपेंड, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट निकाली, और रिपोर्ट में बताया गया कि इंडियन गवर्नमेंट ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था फ्रॉम द एनएसओ इजराइल से। ये एलिगेशन लगाया गया इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, जिसके चलते एक एडवोकेट है मनोहर लाल शर्मा, उन्होंने एक नई प्ली फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में टू इन्वेस्टिगेट इन दी स्पाईवेयर डील। ओके, देन अभी जो कमेटी बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कमेटी जो बनाई थी, आरवी रविंद्रन कमेटी, जज आरवी रविंद्रन कमेटी, टू इन्वेस्टिगेट इन दी या टू प्रोब इन दी एक्सपायवेयर केस, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन है एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला है कि भाई इस एक्सपर्ट कमेटी को न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो एलिगेशन लगाया है उसकी रिपोर्ट को कॉन्ग्रेस लेना चाहिए। मूविंग फर्दर, सो इंडिया और इसराइल के 30 इयर्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके चलते दोनों के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बोथ नेशंस, उन दोनों ने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि हम लोगों ने सक्सेसफुली 30 इयर्स कंप्लीट कर लिया एज अ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। लेकिन अगर हम बात करें तो इंडिया ने इसराइल को रिकॉग्नाइज तो 1950 में ही कर दिया था, है ना, फुल फ्लैश, लेकिन फुल फ्लैश डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो 1992 में स्टैब्लिश हुए थे बाय दी पीवी नरसिम्हा, बाय दी देन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। मूविंग फर्दर, सो इंडिया ने अभी ब्रह्मोस मरीन्स के साथ, सॉरी नॉट, फिलीपींस मरीन्स के साथ $375 मिलियन की डील करी है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर, फिलीपींस मरीन्स के साथ। और अभी हो सकता है कि फिलीपींस आर्मी के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल डील हो सकती है, तो एक और डील हो सकती है फिलीपींस के साथ। तो फिलीपींस मरीन अलग है, फिलीपींस आर्मी अलग है, फिलीपींस नेवी, तो फिलीपींस नेवी ने डील कर ली इंडियन गवर्नमेंट के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर, एंड अभी फिलीपींस आर्मी भी ब्रह्मोस मिसाइल चाहती है, तो शायद वो भी इंडियन गवर्नमेंट के साथ डील साइन करे। अब देखा जाए तो ऑथर का यह कहना है कि देखा जाए तो फिलीपींस की जो एम्बेसी है, फिलीपींस में जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है मनीला में, वहां पर कोई डिफेंस अटैच नहीं है। अब डिफेंस अटैच का मतलब है कि डिफेंस कैटेगरी में कोई इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कि हमारे, और अब डिफेंस अटैच का काम जो होता है कि यही होता है कि भाई मिलिट्री रिलेशंस एंड डिफेंस रिलेटेड एक्विजिशंस या डिफेंस रिलेटेड आर्म्स एंड एमिनेशंस के एक्विजिशंस को लेकर रिलेशंस मेंटेन करे उस कंट्री में। लेकिन फिलीपींस में अभी भी कोई एक सिंगल पर्सन भी डिफेंस अटैच नहीं है इंडिया के एम्बेसी में। मूविंग फर्दर, अच्छा ये पूरा पेज पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, नहीं पढ़ना है, स्किप करेंगे। सो ऑन द नेशनल न्यूज अगेन, सो व्हाट हैपेंड, तो कल इंडिया में अराउंड 404 डेथ्स हुई हैं कोविड 19 की, तो एक तरीके से एक ग्रोथ बढ़ रही है डेथ्स में बिकॉज ऑफ द कोविड 19। मूविंग फर्दर, सो नरेंद्र मोदी कल फाइनली उन्होंने बोला कि अराउंड 60% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन ऑफ यूथ हैज बीन वैक्सीनेटेड, फुली वैक्सीनेटेड, एंड अराउंड जो थर्ड डोज था, प्रिकॉशन डोज, वो करीब 1 करोड़ लोगों ने ले लिया है, ये चीज उन्होंने बताई। मूविंग फर्दर, सो गवर्नमेंट अभी एक प्लान बना रही है, एंड द प्लान इज अबाउट कि वो सारे कार्ड्स को डिजिटली लिंक कर देगा। मतलब जैसे कि आपके ई-केवाईसी सर्विस हो गया, डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गए, उन सबको यूनिक आइडेंटिटी, सिंगल यूनिक आइडेंटिटी बना देगा और सबको एक ही आईडी से लिंक करेगा। ठीक है, तो मतलब डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है और एक आईडी से सब पर्सन को लिंक कर दिया जाएगा, सारी चीजें लिंक हो जाएंगी। उस पर अभी गवर्नमेंट जो है काम कर रही है। एक और डिस्कशन चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, एंड दिस डिस्कशन इज अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस की बहुत ज़्यादा उनको विलन बना दिया जाता है, उनके अगेंस्ट उनको ट्रोल्स किया जाता है, उनको उनको अटैक किया जाता है सोशल मीडिया पर। उस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बात सुन रहे थे, एंड उन और मिक्स्ड ओपिनियन मिलने को मिले।
चंद्रचूड़ ने यही बोला है कि भाई देखो, इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो आप दे सकते हो। बाकी कुछ जजेस भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जजेस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ही जजमेंट देते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ही जजमेंट देते हैं, तो हमें विलन बनाने की जरूरत क्या है, ये चीज़ उन्होंने बोली। बाकी 2021 मार्च में बाय द देन लॉ मिनिस्टर जो वो थे रविशंकर प्रसाद, उन्होंने बोला भी था कि भाई सोशल मीडिया कैंपेन्स जो है, जो कंडक्ट होते हैं अगेंस्ट द इंडिविजुअल जजेस, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मूविंग फर्दर ऑन द वर्ल्ड न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, सो ब्रिटेन अभी एक लॉ लाने वाला है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ वो रशिया के ऊपर और सैंक्शंस लगा देगा अगर वो यूक्रेन के ऊपर इन्वेड करता है तो। ठीक है, ये चीज ब्रिटेन ने बोल दी है। मूविंग फर्दर, सो ट्रंप ने बोला है कि अगर मैं 2024 में फिर से रीइलेक्ट होता हूं, तो जो 6 जनवरी को कैपिटल हिल्स में इंसिडेंट हुआ था, याद करो कैपिटल हिल्स में इंसिडेंट हुआ था 6 जनवरी को लास्ट ईयर, ठीक है, जब डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट थे, तो मैं जितने लोगों के ऊपर भी चार्जेस लगे हुए हैं, अराउंड 700 लोगों के ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं कि उन्होंने कैपिटल हिल में अटैक किया था, मैं उन सबको पार्डन कर दूंगा अगर मैं 2024 में रीइलेक्ट होता हूं तो। बाकी आज मंडे है तो आज इकोनॉमिक न्यूज नहीं आती। ऑन दी स्पोर्ट्स न्यूज आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट्स अबाउट दी ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो राफेल नडाल हैज वॉन दी 21st सिंगल टाइटल, है ना। और देखा जाए तो अभी तक के हाईएस्ट इंडिविजुअल सिंगल टाइटल अगर किसी ने जीते हैं तो वो राफेल नडाल ने जीते हैं। बाकी रॉजर फेडरर एंड नोवाक जोकोविक, दे बोथ हैव वॉन अराउंड 20 टाइटल्स, है ना। राफेल नडाल 21 अभी तक के हाईएस्ट है, ओके। एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने जीता है। बस यही है, मैच अच्छा था, अगर नहीं देखा तो हाईलाइट दे सकते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैच था। चलो, मतलब कम बैक किया था उन्होंने आफ्टर लूजिंग द 2 सेट्स। चलो, सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।